यहाँ पे आपको तुक्का नहीं मिलेगा, कुछ तरीका मिलेगा, और उस तरीके से आप पहली अटेम्प्ट में आप पास कर जाओगे। याद रखिएगा, सेक्शन 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से 15 से 20 क्वेश्चन आता है। 50 क्वेश्चन में आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, 15 to 20 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर ओनली। तो आपके लिए 15 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो, जो बुक में 90 पेजेस होता है, वही चीज हम लोग 5 पन्ना में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो मान के चलो, दुनिया के कोई ताकत आपको इस IRDA 30, ऐसी 38 एग्जाम में क्लियर करने के लिए रोक नहीं पाएगा। He will be unstoppable, unputdownable। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आ, मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा कोट आपके साथ शेयर करूं। ये मेरा बहुत फेवरेट कोट है। इफ यू थिंक यू कैन डू अ थिंग, और थिंक यू कांट डू अ थिंग, यू आर राइट। आपका सोच, आपका विचार आपको आगे लेके जाएगा। आप अगर सोचते हो कि आपको अब से नहीं होगा, तो नहीं होगा, आप एकदम सही हो। लेकिन आपका सोच में अगर है आपसे होगा, तो दुनिया का कोई ताकत आपको 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 ब्लॉक नहीं कर पाएगा। आप आगे निकल जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 कॉन्सेप्ट, 5 चैप्टर्स, जहां पे 15 से 20 क्वेश्चन आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस होता है। तो पहले इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के लिए मैं काफी बार बोला हूं, और एक बार थोड़ा 1-2 लाइन में आप लोग को बोल देता हूँ। इंश्योरेंस एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, जहां पे हम लोग लॉस को कवर कर सकते हैं। हम लोग एक पुल बनाते हैं, पुल में सब छोटा छोटा कर कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिसका हो सकता है, जिसका लॉस होगा आगे चल के, उसको हम लोग एक पैसा, हम मॉनिटरी कंपेंसेशन देंगे। यही इंश्योरेंस का मूल आधार है, राइट। नाउ इफ आई गो बैक, यहाँ पे दो एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कि लाइफ इंश्योरेंस हिस्ट्री के बारे में। तो पहला वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, इट स्टार्टेड इन लंदन, लॉयड कॉफी हाउस में। एक लॉयड कॉफी हाउस में एक डिस्कशन के जरिए ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था इंश्योरेंस कंपनी का। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू बी सेट अप इन इंडिया वाज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी was Trito Insurance Company Limited. First Indian insurance company was Bombay Mutual Assurance Society Limited. This is इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। गौर कीजिएगा, पहले वाला था फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी, ये है इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, विच इज बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, it is one of the oldest insurance company founded in 1906। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा 1906, छोटा सा डेट है, आपको याद रखिएगा 1906। हाउ इंश्योरेंस वर्क्स, ऑलरेडी मैंने आप लोग को बोला। लॉस को, एक्चुअली जितना भी लॉस होगा, उस लॉस को हम लोग भरपाई कर पाएंगे। और लॉस किसका होना चाहिए? एक एसेट का। जैसे मेरा गाड़ी हो गया, मेरा घर हो गया। सो ये एसेट जिसका एक इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है, या मेरा खुद का लाइफ हो सकता है, क्योंकि एक इंसान एक मनी जनरेटिंग एसेट है, राइट। तो उनके नाम पे भी हम लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज। एक है, यहाँ पे आप देखिएगा, प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क, मतलब लॉसेस एक्चुअली सफर्ड। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, फैक्ट्री जल गया, भूकंप में मकान गिर गया, दीज आर द एक्चुअल लॉस। एंड सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क is nothing but losses that might happen, जो फिजिकल मेंटल स्ट्रेस होता है उसके ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, the various types of techniques that can be used to manage risk are, एक है रिस्क अवॉइड करना, रिस्क रिटेन करना, और रिस्क को रिड्यूस करना या कंट्रोल करना, और रिस्क फाइनेंस करना। और एक बार बोलूंगा, रिस्क अवॉइड, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, रिस्क में जाऊंगा ही नहीं। से फॉर एग्जाम्पल आई नो, कहीं पे माइंस में मुझे जाना है, तो वहां पे कुछ होगा, लेकिन मैं एज ए इंडिविजुअल आई रिफ्यूज टू गो देयर, अवॉइड कर रहा हूँ। रिस्क रिटर्न कर लो, यार ठीक है यार, चलो चलते हैं, आई नो रिस्क इज देयर, बट स्टिल आई एम रिटेनिंग इट, आई एम गोइंग। मे बी मैं रिकलेसली ड्राइव कर रहा हूँ विदाउट वेयरिंग हेलमेट, ये भी हो सकता है। रिस्क रिड्यूस, यस डेफिनेटली आई कैन यू, विथ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन रिड्यूस इट। कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं हेलमेट का एग्जांपल दिया। और मैं रिस्क को फाइनेंस भी कर सकता हूँ, मैं रिस्क को ट्रांसफर कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, पीस ऑफ माइंड। इंश्योरेंस एज ए टूल फॉर मैनेजिंग रिस्क कैसे होता है?
डोंट रिस्क अ लॉट फॉर अ लिटिल, जैसे देयर इज नो नीड टू इंश्योरेंस अ स्मॉल बॉल पेन, जिसका 5 रुपया का एक बॉल पेन को इंश्योरेंस करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये इसका रिस्क नहीं है, उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क नहीं है. Don't risk more than what we can afford to lose. We cannot afford to not to insure our house, because ये अगर चला जाएगा तो उसका कॉस्ट बहुत होगा. तो अगर इंश्योरेंस नहीं करेंगे तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इट विल बी ह्यूज लॉस. डोंट इंश्योर विदाउट कंसिडरिंग द लाइकली आउटकम. दैट कैन एनीवन इंश्योर अ स्पेस सैटेलाइट? क्या स्पेस सैटेलाइट को इंश्योर कर सकता हूँ? जस्ट अ क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर आई कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1, insurance refers to protection against an event that might happen. तो इंश्योरेंस के साथ वो माइट वाला ऑप्शन है, वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. एश्योरेंस रेफर्स टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इवेंट दैट विल हैपन. मतलब ये तो तय है, बट फिर भी मैं अश्योर कर रहा हूं. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस. ओके, चैप्टर नंबर 2, कस्टमर सर्विस. 2 नंबर का या 2 से 3 नंबर यू कैन एक्सपेक्ट, 2 से 3 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस. तो इस चैप्टर में ना क्या होता है, एजेंट्स का रोल, क्या करेंगे एक एजेंट, कैसे सर्विस देंगे, इसके ऊपर है. जाहिर सा बात है, आप पढ़ने से आप एक बार भी पढ़ोगे ये चैप्टर्स, अगर नहीं भी पढ़ते हो, ये ना बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है जो आपको आपके पास पता होना चाहिए या पता होगा. अगर नहीं भी पता है, मैं रेफर करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, बुक में देख लीजिए. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बहुत इजी चैप्टर है. तो जनरली ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस. मैं कस्टमर सर्विस क्यों इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? 3 चीज के लिए. हिस्टोरिक वैल्यू, प्रीमियम्स एंड रेवेन्यूज रिसीव्ड थ्रू अ कस्टमर इज अ पास्ट. मतलब मैंने कस्टमर से मैं प्रीमियम लिया, मेरा 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 रेवेन्यू मेरा आया थ्रू कस्टमर्स. दैट इज व्हाई वी आर बाउंड टू हेल्प एंड सर्व दैट पर्टिकुलर कस्टमर. प्रेजेंट वैल्यू, प्रीमियम्स दैट मे बी एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इफ पॉलिसी हैड टू बी रिटेन. मैं पॉलिसी रहता हूँ, मतलब पॉलिसी कंटिन्यूअस पे चल रहा है, मतलब कंटिन्यू कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां से तो प्रेजेंट एक वैल्यू है. फ्यूचर, अगर मेरा सर्विस एकदम दमदार, एक क्लास है, टॉप क्लास है, डेफिनेटली फ्यूचर में भी आई कैन एक्सपेक्ट गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस. एजेंट का रोल क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल्स, दैट फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्विस, मतलब जो है वो एजेंट ही है. प्रपोजल स्टेज, ये जब कस्टमर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अभी शायद आप लोग देखोगे, हम लोग तो पेपरलेस, बहुत सारा कंपनी में पेपरलेस एनवायरनमेंट है, तो वहां पे भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आई विल हेल्प कस्टमर, मुझे हेल्प कस्टमर को मदद करना है. एक्सेप्टेंस, जब कंपनी पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है, वहां पे अगर कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत है, जो भी है, तो इस समय मैं सर्व करूंगा मेरे कस्टमर को. क्लेम सेटलमेंट, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. या प्रीमियम पेमेंट मैंने मिस कर गया, प्रीमियम पेमेंट मतलब जो प्रीमियम मैंने पे किया उसका रिसिप्ट देना कस्टमर को, ये एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. क्लेम सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यही है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, इसीलिए हमारे कस्टमर हम लोग से पॉलिसी खरीदते हैं. क्लेम सेटलमेंट के टाइम में एजेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी तरह, जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टेज हो गया, जैसे अदर सर्विस भी है, जैसे मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मेरा बॉन्ड खो गया. एंड पॉइंट नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कस्टमर का कुछ ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस रिड्रेसल में भी मेरे एजेंट को हेल्प करना है कस्टमर को, सो दैट कस्टमर का जितना भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व कर सके. कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंट के लिए. ओरल, रिटन, नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे कस्टमर से सुनना पड़ेगा, कस्टमर से बात करना पड़ेगा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा. बहुत सारा टाइम में कस्टमर का जो गोल्स एस्पिरेशन होता है, उसी हिसाब से मेरे पास जो फीडबैक होता है, उसी हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को लेके जाना है कस्टमर के पास. हम लोग इस सेक्शन में और एक बार एजेंट के बारे में बात करेंगे. एजेंट का और भी सारा रोल है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अगर आप किताब पढ़िएगा, डेफिनेटली पढ़िएगा. जस्ट इन केस अगर आपको नहीं कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम होता है, तो जस्ट कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, और ये 5 4 5 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा. आगे चलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी तो मैं देखा हूँ 6 7 क्वेश्चन भी आ जाता है. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, IERTA, our government putting huge focus on this, IGMS and consumer forum. तो ये बेसिकली क्या हो गया, पहला चीज है तो इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको IGMS बोलते हैं. तो IERTA has launched this particular thing just to understand पॉलिसी होल्डर का कितना भी ग्रीवेंस है,
इसके बारे में। इसके साथ साथ जो हमारे पास जो ऑलरेडी लॉ एग्जिस्टिंग है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 1986 के हिसाब से, तो उसमें आधार में भी कस्टमर कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, 20 lakhs, जहाँ पे कंप्लेन मतलब पॉलिसी वैल्यू जो भी है 20 lakhs के नीचे है, तो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना चाहिए। स्टेट कमीशन 20 lakhs बट लेस देन 1 crore। एंड नेशनल कमीशन या नेशनल फोरम में जाने के लिए आपको 1 करोड़ के अधिक या 100 लाख के ऊपर आपका आपका अगर एक्सीड कर जाता है, तो वहां पे आप जा सकते हो। Procedure for filing a complaint. The complaint can be filed personally or by any authorized person. There is no fee or for filing complaint. No advocate is needed. बहुत important है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। No advocate is needed. Nature of complaints: delay in settlement of claim, non-settlement of claims, repudiation of claim, claim reject हो गया, delay हो रहा है, पॉलिसी टर्म और कंडीशन में अगर improper है, कुछ भी के लिए आप जा सकते हो। डेफिनेटली आप जा सकते हो यहाँ पे। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका, इसी चैप्टर का। दिस इज नोन एज लोकपाल या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। 20 लाख के नीचे अगर है डिस्प्यूट अमाउंट, देन ओनली आप जा सकते हो ओम्बड्समैन के। ओम्बड्समैन के जाने के लिए आपको कोई लॉयर का जरूरत नहीं है, आप खुद जा सकते हो और एक रिटर्न एक व्हाइट पेज में आप रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हो। कोई भी अवार्ड अगर है तो 15 दिन के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योर्ड पर्सन के उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, और ओम्बड्समैन के हिसाब से द अवार्ड शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 महीना फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी हो, इंश्योरेंस जो इसको बोलते हैं, shall abide by the award and send written information to ombudsman within 15 days। विद इन 15 days को ombudsman में इसका उसके बारे में लिखना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 महीना, याद रखिएगा। ombudsman को बाई 3 months ombudsman will give अवार्ड, उसका राय घोषित करेगा। 20 लाख के नीचे ये चीज। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ombudsman में अगर मैं कोर्ट में अगर चले जाते हैं अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी, देन आई कैन नॉट कम बैक टू ombudsman। प्लीज ये पॉइंट से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। दो पॉइंट, दो क्वेश्चन, दो सवाल जरूर इसी इसी पार्ट से आपका एग्जामिनेशन में आएगा, तो इसलिए ombudsman बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं, चैप्टर 4, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स। तो इंश्योरेंस का जितना भी फ्रेमवर्क है, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, शुरू होता है आईआरडीए से। आप में से जाहिर सी बात है आप लोग कुछ पता होना चाहिए, पता है। अगर नहीं भी पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आईआरडीए एक रेगुलेटर बॉडी होता है, रेगुलेट करता है पूरा बिजनेस को। जैसे आरबीआई है बैंक के लिए, जैसे हमारे पास सेबी भी है, वैसा भी आईआरडीए चाहिए। किसके इंटरेस्ट में? ये कस्टमर के इंटरेस्ट में, पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में आईआरडी का काम होता है। आईआरडी आता है और आईआरडी रेगुलेट करता है मार्केट में टू द इंटरेस्ट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स, राइट। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एजेंट भी को भी एक लीगल दर्जा दिया जाता है। आप देख सकते हो सेक्शन 42, याद रखिएगा सेक्शन 42 कहाँ का? 1938 इंश्योरेंस एक्ट में। वहां पे एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, वन मस्ट हैव वैलिड लाइसेंस, लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो एजेंट नहीं दिया जाएगा। एजेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सो जनरली 10th पास। मैं अगर रूरल को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, रूरल एरिया जहाँ का पॉपुलेशन इज नॉट मोर देन 5,000, तो वहां से अगर मैं शुरू करता हूँ 10th पास होगा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। फी पेएबल 250 इज पेएबल फॉर इशू ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस को इशू करने के लिए 250 रुपीज देना है। द एप्लीकेंट मस्ट पास प्री रिक्रूटमेंट एग्जाम। The first time applicant 50 hours training is required and composite license के लिए 75 hours। कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, जो जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके लिए 50 hours। जो कंपोजिट लाइसेंस दे रहे हैं, जिसमें लाइफ भी हो है, नॉन लाइफ भी है,
तो उसके लिए ये 75 आवर्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप एग्जाम दे पाओगे। इस डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए ₹50। ये छोटा छोटा पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैं गौर करने को आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस कब होगा? जब कोई व्यक्ति लाइसेंस होल्डर है लेकिन वो माइनर निकला, 18 साल नहीं हुआ, या तो कोई क्रिमिनल या मिस अप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिएटिंग फॉर्जरी, इसी और डिसऑनेस्टी, इसी मामले में किसी किसी कोर्ट में घोषित कर दिया, देन योर लाइसेंस विल बी कैंसल्ड। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस 3 साल में आपको लाइसेंस रिन्यूअल होगा, लेकिन उसके लिए 25 आवर्स ऑफ सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 25 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, याद रखिएगा। एजेंट कोड ऑफ कॉन्डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन 2 सवाल तो डेफिनेटली इसी 7-8 पॉइंट से ही आ जाए। डिस्क्लोज हिज लाइसेंस टू द प्रोपोजर ऑन डिमांड। अगर कोई भी कस्टमर डिमांड करता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। indicate the premium to be charged, obtain required documents from the proposer, मतलब डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर को असिस्ट करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के टाइम ऑलरेडी मैंने बोला था। डिस्क्लोज कमीशन टू बी रिसीव्ड, अगर हमको बोलना पड़ेगा कितना कमीशन ये प्रोडक्ट देने के बाद मुझे मिल रहा है। प्रोवाइडेड, अगर पॉलिसी होल्डर डिमांड कर रहा है तो cannot solicit the business of insurance without holding valid license। मेरे पास लाइसेंस नहीं है, I cannot solicit life insurance business। Cannot offer different rates, terms, conditions which are not mentioned in the policy। मेरा पॉलिसी में कुछ है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, cannot force anyone take the policy। फोर्स नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट और सेक्शन 42 ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, और एक चीज है जिस पे एक चीज पे मिस कर गया, एनओसी कब लगता है? कोई भी एजेंट, अगर बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना चाहता है तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। चैप्टर 5 लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आप में से बहुत सारे होंगे जो आपका क्लास 12th में, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप पढ़े होंगे, या नहीं भी पढ़ेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में ना बेसिक कुछ नियम होता है, रूल होता है। यहाँ पे भी वैसा है, 6 रूल होता है कॉन्ट्रैक्ट का। पहला तो है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है? एक है इंश्योरेंस कंपनी के साथ और पॉलिसी होल्डर के साथ। प्लीज, ये पॉलिसी होल्डर के साथ इंश्योरेंस कंपनी का हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, इस पॉलिसी में एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रहेगा। तो आउट ऑफ टू पार्टीज somebody is going to offer and somebody will be accept, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ऑफर करता है? यहाँ पे इंश्योरेंस जो लेने वाला है, जो पॉलिसी होल्डर, वो ऑफर कर रहा है। और एक्सेप्ट कौन कर रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है, कर रहा है कौन? इंश्योरेंस कंपनी। कॉन्सिडर कॉन्सिडरेशन, ये एक्सेप्टेंस करने के लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा, तो ये होता है नथिंग बट प्रीमियम। इसमें एक एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी का कि मैं इतने साल प्रीमियम दूंगा, आप इतना कवरेज दोगे, ये मिलेगा आफ्टर द पॉलिसी। ये एक एग्रीमेंट होता है हर एक पॉलिसी पॉलिसी में। फ्री कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कोई कोई फोर्स का बात नहीं है, कॉन्सेंट है, फ्री कॉन्सेंट होगा, दोनों पार्टी एग्री करेगा तब जाके होगा। फ्रॉड, आई मीन मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इसका कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये सब होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 18 साल से नीचे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एंड अगर साउंड माइंड नहीं है तो डेफिनेटली, जाहिर सा बात है, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं पॉलिसी होल्डर का बात कर रहा हूँ, अगर साउंड माइंड नहीं है, देन हमको उस पॉलिसी, उस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और ऑलरेडी मैंने बोला, अगर माइनर है, बच्चे हैं, तो नहीं कर पाएंगे। गौर कीजिएगा, बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन पॉलिसी होल्डर होगा उसका लीगल गार्जियन। तो लीगल गार्जियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। बच्चे इसमें सिर्फ लाइफ टू बी इंश्योर हो सकते, ठीक है। और लीगलिटी, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल। डेफिनेटली इंश्योरेंस इज ए लीगल थिंग इन इंडिया और मेनी ऑफ द कंट्रीज, तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, इलीगल है। लेकिन इसके साथ साथ और दो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। पहला है यूवेरिमिफिल।
इवन इफ देयर इज मतलब एटमोस्ट गुड फेथ, उसका मतलब दोनों पार्टी जो बोल रहा है, जो घोषित कर रहा है, वो सही मान के आगे चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। इसके लिए इंश्योरेंस जो ले रहे हैं पॉलिसी होल्डर को मटेरियल फैक्ट बा इंफॉर्मेशन इसको बोलना पड़ेगा। जैसे प्रपोजर का मतलब जिसके नाम पे इंश्योरेंस उसका ले रहा है, उसका फैमिली हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स क्या है, अगर कोई इलनेस है, एग्जिस्टिंग डिजीज है कि नहीं, ये पूरा चीज सही मायने में बोलना पड़ेगा। अगर मैं नॉन डिस्क्लोज कर नहीं पाऊंगा, काउंसिलमेंट करना इंटेंशनली, मैं कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ, ये कर पाऊंगा, मतलब मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन मुझे नहीं है, मुझे कर नहीं पाऊंगा। मिस्टेक, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, उसका कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये बाद में चल के अगर पता चले कि इसमें जो इंफॉर्मेशन पार्टी ने दिया है वो गलत है, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी और ये इंटायर कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम नल एंड वॉइड, वो कैंसिल हो सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने देखूंगा कि फिनेंशियल इंटरेस्ट और लीगलिटी, लीगल रिलेशनशिप है कि नहीं इन दोनों के बीच में, जो मैं जिसके नाम पे इंश्योरेंस ले रहा हूँ, इसका मैं मतलब जैसे मैं मेरे नाम पे इंश्योरेंस ले ही सकता हूँ कि मेरे ऊपर मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मैं और मैं मेरे साथ खुद का डेफिनेटली एक लीगल रिलेशनशिप है, डेफिनेटली स्पाउस, पेरेंट, मेरा हाउस, मेरा कार, माय ज्वेलरी, माय बिजनेस, एवरीथिंग वेयर आई गॉट फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज वेल एज ए लीगल रिलेशनशिप। दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है। लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी। फॉर अ नॉन लाइफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द स्टार्ट एज वेल एट द ड्यूरिंग द क्लेम, दोनों टाइम में मेरे पास वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मेरी इंश्योरेंस है तब तब शुड इट शुड बी एट द टाइम ऑफ क्लेम, क्लेम के टाइम में जो क्लेम कर रहा है उसके साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ये दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Proximity clause, it is the main reason behind the various activities taking place and thereby resulting into any event. फ्री लूप 15 दिन, 15 डेज के भीतर, 15 डेज के भीतर कस्टमर अगर चाहेगा तो कस्टमर कैन कैंसिल द पॉलिसी, कैन टेक द एंटायर अमाउंट। 15 दिन टाइम होता है बॉन्ड मिलने के बाद कस्टमर के पास, कस्टमर देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा कि जो जो डिस्कशन हुआ था एजेंट के साथ, स्पेसिफाइड पर्सन के साथ, एसपी के साथ, वो डिस्कशन के साथ अगर ये पॉलिसी बॉन्ड में जो जो लिखा हुआ है अगर सही है कि नहीं, अगर सही नहीं लगता है या कस्टमर को भी लगता है नहीं ये सही नहीं है, तो कस्टमर कैन ऑलवेज कम एंड कैंसिल द पॉलिसी। ये 15 डेज के भीतर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ बॉन्ड रिसीव, बॉन्ड मिलने के बाद ये 15 दिन का ये आपके पास रहेगा। तो ये था 5 चैप्टर। पहला 5 चैप्टर किताब में 90 पेजेस है, जो हम लोग शायद कुछ ही मिनट में तय किया। ये जरूर पढ़ना, जरूर समझना, थोड़ा वीडियो को अगर चाहेंगे तो बार बार देखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है आप लोग कमेंट करना, या लाइक बटन को क्लिक करना, और डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना, क्योंकि आगे चल के बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो आपके लाइफ में बहुत काम में आएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो वेरी मच।